हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में विद्या संबल योजना के तहत जो गेस्ट फैकल्टी जो विद्यालयों में लगाई जाएगी सरकारी विद्यालयों में, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इसमें आपको एक बात बता दूं कि पहले क्या नियम था कि जो सेवानिवृत्त टीचर थे यानी कि जो रिटायर्ड टीचर थे, केवल उन्हीं को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाना था। लेकिन कल परसों जो है सरकार ने नियम चेंज करके अब जो प्राइवेट टीचर है, जो निजी अभ्यर्थी है या निजी शिक्षक है, वो भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और ये भी जो है इसमें लग सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिटेल से इसमें समझेंगे कि क्या इसका प्रोसेस है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे आपका नंबर आएगा और क्या आपका पेमेंट रहने वाला है और क्या इसमें योग्यता रहने वाली है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर देखो योग्यता के लिए बात करेंगे। सबसे पहले तो देखो, अगर आप जो है व्याख्याता हो जीव विज्ञान के, तो व्याख्याता के लिए देखो मास्टर डिग्री होना चाहिए। जैसा आप जीव विज्ञान के व्याख्याता के लिए आप आवेदन करना चाहते हो, तो यहाँ पर देखो आपकी जो है प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या जीव प्रौद्योगिकी में, इसमें जो है किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से जो है आपका एमएससी होना चाहिए और जो है आपकी बीएड भी होना चाहिए। इसके बाद अगर आप व्याख्याता भौतिक, रसायन और गणित यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए आप आवेदन करते हैं, तो इन तीनों में भी आपका जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए और साथ में बीएड भी होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप वरिष्ठ अध्यापक यानी कि सेकंड ग्रेड अंग्रेजी, हिंदी, गणित और तृतीय भाषा संस्कृत, उर्दू जो भी है उसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा, समतुल्य ये जो है आपकी डिग्री होना चाहिए, यानी कि बैचलर डिग्री इन सब्जेक्ट में होना चाहिए और साथ में बीएड भी होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान यानी कि सेकंड ग्रेड विज्ञान की। तो यहाँ पर देखो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी या जैव रसायन विज्ञान में से कम 2 विषय जो है वैकल्पिक विषय के रूप में लेकर स्नातक, यानी कि इनमें से कम 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, उसमें आपकी बैचलर हो और साथ में बीएड भी होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक के लिए। तो सामाजिक विषय में देखो क्या है, इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, राजनीति विज्ञान है, समाजशास्त्र है, लोक प्रशासन। तो इस तरह के कम से कम 2 सब्जेक्ट के साथ आपका बैचलर होना चाहिए और साथ में बीएड भी होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं अध्यापक लेवल 2 अंग्रेजी और गणित के। इसमें देखो न्यूनतम 50% अंकों सहित गणित या अंग्रेजी या संबंधित पद हेतु वैकल्पिक विषय के साथ स्नातक होना चाहिए और साथ में बीएड भी होना चाहिए। इसके बाद देखो न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल सेकंड परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं की गई हो, ये भी आपका होना चाहिए। साथ में बीएड भी होना चाहिए और ये चीज़ भी आपकी होना चाहिए। किसके लिए? अध्यापक लेवल 2 के लिए। इसके साथ ही बात करते हैं अध्यापक लेवल 1 के लिए। तो इसमें क्या होना चाहिए, 50% अंकों के साथ आपकी जो है उच्च माध्यमिक या समकक्ष, उच्च माध्यमिक यानी कि क्लास 12 या उसके समकक्ष जो है परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ में देखो डीएलएड यानी बीएसटीसी व न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल 1 परीक्षा उत्तीर्ण हो जिसकी वैधता समाप्त नहीं की गई हो। इसमें ये दोनों चीज़ें जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं शारीरिक शिक्षा अध्यापक यानी कि जो पीटीआई जो होते हैं उसकी। तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी अथवा समतुल्य परीक्षा ये आपकी योग्यता होनी चाहिए और साथ में जो है आपका सीपीएड, डीपीएड या बीपीएड का जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट या जो आपकी ट्रेनिंग है वो होना चाहिए, डिप्लोमा। इसके बाद देखो प्रयोगशाला सहायक जिसको लैब असिस्टेंट बोला जाता है। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, गणित में से कम 3 विषय वैकल्पिक विषयों के रूप में लेकर सीनियर सेकेंडरी या समतुल्य जो परीक्षा है वो इसमें पास होना चाहिए। मतलब केवल इसमें 12th पास आउट जो है साइंस बैकग्राउंड से ये आपका होना चाहिए। मतलब कुल मिला के बायोलॉजी और मैथ्स वाले इसमें एलिजिबल है और इसके लिए किसी भी जो है आपकी ट्रेनिंग वगैरह या प्रशिक्षण योग्यता की जरूरत नहीं है, केवल आपके 12th में जो है साइंस होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि सेवानिवृत्त अभ्यर्थी है तो क्या होना चाहिए। जो रिटायर्ड टीचर है उनके लिए क्या होना चाहिए, देखो उनके लिए होना चाहिए कि सेवानिवृत्त शिक्षक जो है सेवानिवृत्ति के समय जिस पद पर कार्यरत था केवल उस पद हेतु जो है गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होगा। यानी कि जब आप रिटायर्ड हुए थे उस टाइम आप किस पद पर थे, जैसे मान लो आप फर्स्ट ग्रेड टीचर थे या प्रिंसिपल थे या थर्ड ग्रेड टीचर थे, तो उसी पद के लिए आप आवेदन कर पाओगे।
इसके बाद देखो यहाँ पर देखो नोट लगा कर लिखा गया है कि अध्यापक लेवल 1 व अध्यापक लेवल 2 के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी। ये केवल किसके लिए? रिटायर्ड टीचर के लिए। यानी कि लेवल 1 और लेवल 2 में जो योग्यता उसने पूछी गई थी कि रीट का जो है एग्जाम पास आउट होना चाहिए, लेकिन सेवानिवृत्त के लिए ये जरूरी नहीं है। सेवानिवृत्त शिक्षक 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे। यानी कि जो रिटायर्ड टीचर है उनकी जो मैक्सिमम एज है वो 65 वर्ष ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा वाले को नहीं लगाया जाएगा। इसके बाद देखते हैं विद्या संबल योजना में सेवानिवृत्त या निजी अभ्यर्थियों के गेस्ट फैकल्टी की चयन की प्रक्रिया, यानी कि आपका चयन जो है वो किस तरह से होने वाला है। तो इसमें देखो, इस गेस्ट फैकल्टी निजी अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में उनके अतिरिक्त 2 वरिष्ठतम शिक्षकों की कमेटी द्वारा विद्यालय स्तर पर की जाएगी। यानी कि जो आपकी चयन प्रक्रिया है वो केवल जो स्कूल है उसी के आधार पर की जाएगी। उसमें जो प्रिंसिपल है और 2 टीचर हैं जो फर्स्ट ग्रेड लेवल के होंगे उनको, यानी कि 3 लोगों की कमेटी बनेगी, वहीं से आपका जो है डिसीजन लिया जाएगा। यदि 2 वरिष्ठतम शिक्षक उपलब्ध नहीं हो तो समिति में संबंधित सीबीओ ब्लॉक के अन्य विद्यालय में से 2 वरिष्ठ सदस्यों का मनोनयन चयन कमेटी हेतु करेंगे। इसके बाद एक संस्था प्रधानों द्वारा रिक्तियों का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर एवं विद्यालय नोटिस बोर्ड व सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर किया जाकर योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र विद्यालय स्तर पर आमंत्रित किए जाएंगे। देखो इसका मतलब क्या हो कि आपको देखो कैसे पता चलेगा कि किस स्कूल में कौन से पद खाली है। तो ये क्या करेंगे, इनकी जो विभागीय वेबसाइट है उस पर भी इनको डेटा देना होगा, और स्कूल के जो उनका स्कूल है वहाँ पर भी इनको डेटा लिखना होगा, कहीं पर चस्पा देंगे या आप सूचना मांगेंगे तो वो आपको सूचना बता देंगे कि हमारे यहाँ पर ये पद खाली है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। और या न्यूज़पेपर के माध्यम से भी ये आपको जानकारी देंगे स्कूल वाले कि हमारे यहाँ पर ये पद खाली है, और इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो विद्यालय स्तर पर ही की जाएगी। यहाँ पर देखो, किसी भी रिक्त पद पर रिक्तियों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर वरीयता सूची तैयार कर वरीयता अनुसार चयन किया जाएगा। यानी कि मान लो एक पद है और उस पर 2, 5, 10 फॉर्म आ जाते हैं, तो उनकी वरीयता के अनुसार जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब वरीयता कैसे निर्धारित होगी? देखो, सेवानिवृत्त अध्यापक यदि बीएड उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल 2 के लिए संबंधित विषय अनुसार, एवं यदि बीएसटी या डीएलएड उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल 1 के लिए पात्र होंगे। इसके बाद एक वरीयता सूची का निर्माण पद की न्यूनतम वांछित योग्यताओं में शैक्षणिक योग्यता व प्रशैक्षणिक योग्यता का अंकवार क्रमशः 75% और 25% लिया जाकर कुल प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। यानी कि एक से अधिक आवेदन आने पर क्या करेंगे, पहला तो क्या करेंगे, देखो कि इसमें जो 75% क्या लेंगे, जो आपकी जैसे बैचलर था या एमएससी थी उसके 75% लेंगे, उसकी प्रतिशत का 75%, और 25% क्या लेंगे, जो आपने योग्यता प्रतिशत जैसे बीएड किया, बीएड में आपकी कितनी परसेंट थी उसका 25% लेंगे, और आपने जैसे बीएसटीसी किया उसमें कितने परसेंट थी आपकी उसका 25% लेंगे। तो इस तरह से आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद देखो, समान अंकवार होने की स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। अगर मान लो इसमें नंबर भी मैचिंग हो जाते हैं, यानी कि बराबर बराबर नंबर आ जाते हैं, तो हम इसमें क्या किया जाएगा, जिसकी आयु अधिक होगी उसको यहाँ पर लिया जाएगा। इसके बाद देखो, आवेदन प्राप्त करने की अवधि व चयन सूची जारी करने का कैलेंडर निदेशालय द्वारा प्रत्यक्ष से जारी किया जाएगा। यानी कि इसकी डेट वगैरह है जो भी यहाँ पर जारी की जाएगी। इसके बाद देखो, चयन अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद हेतु दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा संस्था प्रधान द्वारा तय किए गए समय पर वो कार्य ग्रहण करने आएंगे। यानी कि आपको जब सूचना दी जाएगी तो उसके 7 दिन के अंदर जो है आपको विद्यालय में जाकर वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, अन्यथा आपका जो है आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी का गेस्ट फैकल्टी हेतु चयन किया जाएगा। अगर मान लो आप वहाँ पर नहीं जाते हैं ज्वाइनिंग करने, तो आपसे जो नीचे वाले मेरिट का था उसको वहाँ पर लगा लिया जाएगा। इसके बाद इसमें गेस्ट फैकल्टी पर सत्रांत तक अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो तक पूर्णतः अस्थायी तौर पर रखा जाएगा। यानी कि देखो इनकी टाइमिंग क्या होगी लगाने की, देखो एक तो क्या होगी कि पूरे सत्र तक चलेगा, जैसे अभी स्टार्ट हुआ तो लास्ट तक ये पद पे रहेंगे। और इसके बाद अगर मान लो बीच में वहाँ पर कोई टीचर आ जाते हैं जैसे उस पद के लिए, जैसे मान लो कोई प्रिंसिपल पद है, अगर वहाँ पर किसी भी प्रकार से वहाँ पर गवर्नमेंट टीचर आ जाते हैं, गवर्नमेंट प्रिंसिपल आ जाते हैं, तो जो आपको उस पद से हटा दिया जाएगा, ये इसमें क्लियर लिखा हुआ है। इसके बाद देखो, इसके बाद और बात करते हैं हम इसमें
कि आपका जो मानदेय है यानी कि आपका जो पेमेंट है वो क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर देखो ग्रेड थर्ड के लिए हम बात करते हैं कक्षा 1 से 8, इसमें देखो आपको प्रति घंटा मानदेय मिलेगा 300 रुपये का। तो अधिकतम मासिक मानदेय आपका क्या हो सकता है 21,000 रुपये। ये है आपका ग्रेड थर्ड के लिए। ग्रेड सेकंड के लिए हम बात करते हैं कक्षा 9 से कक्षा 10, इसमें आपको 350 रुपये प्रति घंटा पेमेंट मिलेगा। तो अधिकतम पेमेंट आपको महीने में 25,000 रुपये मिल सकता है। इसके बाद है ग्रेड फर्स्ट कक्षा 11 से लेकर 12 तक में, तो इसमें देखो 400 रुपये प्रति घंटा आपको मानदेय मिलेगा। तो 30,000 रुपये प्रति महीने आपको अधिकतम पेमेंट मिल सकता है। इसके बाद बात करते हैं हम शारीरिक शिक्षक की, यानी कि जो पीटीआई जी हैं उनकी बात करते हैं, तो उनको 300 रुपये घंटे का पेमेंट मिलेगा। तो अधिकतम 21,000 रुपये इनको मिल सकते हैं। और प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट के में भी 300 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से 21,000 रुपये जो है यहाँ पर मंथली का मिल सकता है। इसके बाद एक और बात है इसमें कि गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन संस्था प्रधान द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के कार्य से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। देखो यहाँ पर अगर आप अच्छा काम नहीं करते हो या डेली नहीं आते हो तो आपको जो है संस्था प्रधान द्वारा बिना कारण बताए आपको हटाया जा सकता है। इसके बाद देखो उपरोक्त विद्या संबल योजना के तहत सेवानिवृत्त शिक्षकों या निजी अभ्यर्थियों गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत हेतु प्रस्तुत हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मतलब आपका जो है अब जो आप प्राइवेट टीचर हो तो आप भी एलिजिबल हो उसके लिए। पहले केवल रिटायर्ड टीचर के लिए था, अब ये आपके लिए जो निजी शिक्षक है उनके लिए भी कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर जो इसकी पूरी डिटेल थी वो आपको समझा दी किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए और क्या आपको वहाँ पर वर्क करना पड़ेगा, तो और क्या आपका पेमेंट रहेगा। तो इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपको ये जो उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।